हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। आज हम अपना हिस्ट्री का, ठीक है, ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यापार से साम्राज्य तक। जो औरंगजेब है वो अंतिम मुगल बादशाह था। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद भारत है वो कई भागों में बट गया था। जो औरंगजेब है वो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे और 1707 में जैसे उनकी मृत्यु हुई, भारत है वो कई भागों में बट गया और अंग्रेजी हुकूमत का आरंभ हुआ। और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत यानी हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत है वो स्टार्ट हुई। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी पूर्व में, यानी भारत के पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये EIC मतलब है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एक से इजाजतनामा हासिल कर लिया। इजाजतनामा मीन्स उन्होंने एक परमिशन लेटर है वो हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला। यानी इस इजाजतनामा हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार है वो मिला। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। यानी उन्होंने वो इजाजतनामा हासिल कर लिया था महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा है वो नहीं कर सकती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक मात्र अधिकार है वो प्राप्त हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहुंचने से पहले, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती उससे पहले ही पुर्तगालियों ने भारत के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही पुर्तगालियों ने भारत के तट के ऊपर अपनी जो उपस्थिति है उस दर्ज कराई। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के मार्ग का पता लगा। यानी पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डी गामा ने पहली बार 1498 ईस्वी में भारत तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उन्होंने खोज निकाला। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी भारत आए। कुछ समय में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए और जो फ्रांसीसी व्यापारी थे कुछ समय बाद वो भी सामने आए। यानी पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी ये भी सामने आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराई। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, क्योंकि ये सभी यूरोपीय कंपनियां थी और इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, यानी कंपटीशन है वो बढ़ गया। प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में सामान की कीमतें बढ़ने लगी। कि इनके बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी तो भारतीय बाजार थे उनमें जो सामान की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा और उस सामान से जो प्रॉफिट होता था या जो मुनाफा होता था वो कम होने लगा। जब भी किसी कंपनी को मौका मिलता, यानी जब भी किसी कंपनी को, यानी फ्रांसीसी कंपनी को या डच कंपनी को या पुर्तगाली कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनमें से किसी भी कंपनी को जब भी मौका मिलता तो वह दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के भरसक प्रयास करते थे। तो दूसरी कंपनी थी उसको नुकसान पहुंच भी, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए वो नुकसान पहुंचाने के भरसक प्रयास है वो करते थे। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की
कि अपनी जो बस्तियां थी उनको किलेबंदी ये होता है कि चारों तरफ से उसको बाउंड्री लाइन कर देना, एक किला सा बना देना, उसमें एंट्री के 4-5 गेट है वो होना, कि अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में टकराव होने लगे। अब किलेबंदी करने लगे, जैसे ये इन्होंने अपनी किलेबंदी कर ली, इसमें एंट्री का ये एक गेट, ये एक गेट, ये एक गेट और ये एक गेट। ये किलेबंदी इसलिए करने लगी कहीं दूसरी कंपनियां हैं वो हमारे ऊपर अधिकार न जमा ले, अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार न जमा ले, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके बीच में आपस में टकराव है वो होने लगे, यानी स्थानीय जो राजा महाराजा थे उनके बीच में आपस में टकराव, लड़ाई झगड़े है वो होने लगे। और अंग्रेजों ने इसी लड़ाई झगड़े का फायदा उठाकर धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार है वो जमा लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में व्यापार है वो शुरू करती है। जो पश्चिम बंगाल है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, यानी 15th सेंचुरी की बात हो रही है। 1651 में पहली कंपनी है वो स्टार्ट हुई और उस जमाने में यानी 1651 के जमाने में व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। 1696 में कंपनी ने वहां आबादी में जो वहां पर जो लोग रहते थे या जो रेजिडेंस एरिया था, आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया कि उसको चारों तरफ से बाउंड्री करके उस आबादी को घेरना है वो शुरू कर दिया, उसको एक किला बनाना है वो स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने रिश्वत देकर 3 गांव गोद लिए और कंपनी ने वहां के जो स्थानीय शासक थे उनको रिश्वत देकर जो 3 गांव है वो एडॉप्ट कर लिए या गोद है वो ले लिए। कंपनी ने बिना शुल्क चुकाए यानी कंपनी ने बगैर टैक्स दिए व्यापार का फरमान जारी करवा दिया। अब कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया और व्यापार का जो फरमान है, आदेश है, उसको जारी है वो करवा दिया। कंपनी ने इसका गलत प्रयोग करते हुए और कंपनी ने इस फरमान का गलत प्रयोग करते हुए निजी तौर पर चलाए व्यापार को भी बिना शुल्क के व्यापार करने लगी और इस कंपनी ने इसका गलत इस्तेमाल किया और निजी तौर पर जो व्यापार चलाती थी उसका भी उसने क्या है गलत इस्तेमाल करना है वो स्टार्ट कर दिया। इससे बंगाल का राजस्व बहुत कम हो गया कि बंगाल को जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था वो बहुत कम हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें व्यापार से युद्धों तक, यानी व्यापार से लेकर युद्ध तक, क्योंकि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको युद्ध करना पड़ा और धीरे धीरे करके उसने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा है वो जमा लिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब था, ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया कि उसने कंपनी को कोई रियायत देने से यानी कोई कंपनी के प्रति कोई हरदर्द या कोई रियायत देने से, टैक्स देने से उसने मना है वो कर दिया। नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। अब जो सिराजुद्दौला था नवाब, उसने कंपनी को सिक्के ढालने के यानी सिक्के बनाने का अधिकार है वो प्रदान नहीं किया और किलाबंदी को भी रोक दिया। और जो कंपनी किलाबंदी कर रही थी आबादी के चारों तरफ, उस किलाबंदी को भी नवाब ने, सिराजुद्दौला ने रोक दिया। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और कंपनी क्या है कि नवाब को टैक्स देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, यानी नवाब जो टैक्स चाहता था कंपनी उसको वो टैक्स पे करने को तैयार नहीं थी। कंपनी ने टैक्स नहीं दिया तो नवाब ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, किलेबंदी को उसने रोक दिया। इसने नवाबों को अपमानित किया। अब कंपनी ने नवाबों को अपमानित किया और अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। अब और उनको अपमानित किया, उनकी इंसल्ट की और उनको अपमानजनक जो लेटर है वो भी राइट किए। ये टकराव बढ़ते गए कि ये टकराव है वो धीरे धीरे बढ़ते गए और यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया और ये टकराव है वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए, टकराव और ज्यादा होते गए और लास्ट में क्या है फिर प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला, नवाबों और कंपनी के बीच में।